हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो वीडियो का टॉपिक है अलैंगिक जनन के लाभ तथा उनकी हानियाँ। मतलब किसी भी चीज़ के जैसे लाभ होते हैं तो उनकी हानियाँ भी होती हैं। ऐसा तो है नहीं कि किसी भी चीज़ के केवल लाभ ही लाभ हो और हानि बिल्कुल भी ना हो। चाहे वो हमारा फ़ोन हो, चाहे हमारा खाना हो, कोई भी चीज़ हो, जितना हमें लाभ होता है उतनी ही हमको हानियाँ होती हैं या थोड़ी कम हानि होती है, लेकिन हानियाँ भी होती हैं। वैसे ही हमारा जो अलैंगिक जनन है उनके लाभ भी हैं और हानियाँ भी हैं। तो इनके लाभ क्या है ये हम पहले पढ़ेंगे। तो यहाँ पे 5 आपको एडवांटेज लिखे गए हैं जिसको आपको लिखना भी है साथ साथ और समझना भी है। तो पहला आपका पॉइंट है, जो इनकी गुणसूत्रों की संख्या होती है वो जनक के समान होती है। इनमें जो गुणसूत्रों की संख्या होगी वो जनक के समान होगी। अब किनकी गुणसूत्रों की संख्या? जो उनके संतति हैं, जो उनके संतान हैं, उनमें जनक के जितने गुणसूत्र हैं उतने ही गुणसूत्र संतति में भी होंगे। तो ये एक एडवांटेज है कि कहीं भी इनका प्लस माइनस नहीं होता है, उतने ही हमको गुणसूत्र मिलते हैं। दूसरा है हमारा, यह जनन एक जनक द्वारा होता है। एक जनक द्वारा मतलब यूनिपेरेंटल। यूनिपेरेंटल का मतलब हुआ कि इसमें 2 जनक की ज़रूरत नहीं पड़ती है, सिर्फ एक जनक द्वारा ही इनका जनन हो सकता है। अतः जनन निश्चित होने की संभावना अधिक होती है। जनन में निश्चित होने की मतलब सर्टेन होने की। जैसे कि हम कहते हैं कि अलैंगिक जनन में जो संतति होती है वो एकदम ही अपने जनक के समान दिखाई देती है, क्योंकि अगर 2 जनक होते हैं तो या तो उसमें मदर के लक्षण दिखाई देंगे कुछ, या जो फादर हैं उनके लक्षण दिखाई देंगे। अभी हम लोग लैंगिक जनन में ये पढ़ेंगे भी, लेकिन हमारा जो अलैंगिक जनन है उसमें जनक क्योंकि एक ही होता है, इसलिए जो इनके जनन में निश्चित होने की संभावना अधिक हो जाती है। थर्ड है हमारा, इस जनन में उत्पन्न संतति आकारिकी व अनुवांशिकी में जनक के समान होती है। मतलब इसमें जो इनका आकार है, मॉर्फोलॉजी है, और जेनेटिक्स जो है, बिहेवियर, वो सेम होता है। मतलब जैसा उनके माता पिता, मतलब जो उनके पेरेंट हैं, जनक हैं, जैसा उनमें है सेम उनकी संतानों में भी हमको दिखाई देता है। जैसा हमारा आकार है, जो उनके जनक का आकार है, वैसा ही उनके बच्चे का भी आकार होगा, मतलब उनके संतान का भी आकार होगा। जैसे आप देखोगे कि अगर एक तुलसी का पौधा है तो वह उसी के आकार का ही उनका जो संतान उत्पन्न हो रही है, नया पौधा उत्पन्न हो रहा है, वो भी उसी आकार का होगा और उनके भी लक्षण जो होंगे वो उनके जनक के समान ही हमको देखने को मिलते हैं। तो थर्ड पॉइंट हमारा जो है, इस जनन में उत्पन्न संतति, संतति मतलब संतान, आकारिकी मतलब उनका जो आकार है जिसको इंग्लिश में मॉर्फोलॉजी बोलते हैं, और अनुवांशिकी मतलब जेनेटिक बिहेवियर जो है वो उनका सेम होता है। अलैंगिक जनन में सब चीज़ें समान हमको दिखाई देती हैं। चौथा पॉइंट है हमारा, इस जनन में युग्मकों का निर्माण नहीं होता है। इसमें जाइगोट निर्माण नहीं होगा। निषेचन, भ्रूणीय विकास, कहीं भी एम्ब्रियो का डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, आदि क्रियाएं नहीं होती हैं। अतः गुणन तीव्रता से होता है। मैंने आपको बताया था कि अलैंगिक जनन जो है वो तीव्र गति से होता है ना। अगर हमें किसी भी जनन को समझना है तो सबसे पहले हम अलैंगिक जनन को समझते हैं, क्योंकि ये बहुत ही तीव्र गति से होता है। किसके समान? अगर हम दोनों को कंपेयर करें, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन को, तो हमारा जो अलैंगिक जनन है वो तीव्र गति से होगा, जबकि लैंगिक जनन उससे थोड़ी धीमी गति से होता है। पांचवा है हमारा, अनेक पौधे, जैसे कि हमारे शैवाल जिसको एल्गी कहते हैं, ALGAE, एल्गी। अनेक पौधे जैसे शैवाल में यह प्रतिकूल परिस्थितियां व्यतीत करने का साधन भी है। मतलब जो प्रतिकूल परिस्थितियां हैं किसमें? अलैंगिक जनन में व्यतीत करने का भी ये साधन होती हैं। शैवाल में अलैंगिक जनन क्या है? प्रतिकूल परिस्थितियों में व्यतीत करने का साधन भी है। तो ये हमारे कुछ लाभ हैं अलैंगिक जनन के। अब हम
जैसे मैंने आपको बताया कि किसी भी चीज़ के लाभ भी होते हैं और हानियाँ भी होती हैं, तो अब हम लोग किसको पढ़ेंगे? हानि को पढ़ेंगे। ठीक है, अगर आपको कोई डाउट होता है किसी भी पॉइंट में तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो, तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको वो क्लियर कर दूँगी। तो अब हमारा है डिसएडवांटेज ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फर्स्ट पॉइंट है, अलैंगिक जनन में अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है और ना ही दो विभिन्न आनुवंशिक संरचना वाले युग्मक संयुक्त होकर होते हैं, जिससे नहीं प्रजाति का विकास नहीं होता। यहाँ पे नहीं होगा, नहीं लिख दिया है मैंने गलती से, नहीं कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बताया मैंने? अर्धसूत्री विभाजन इसमें नहीं होता है, मतलब जो इनकी विकास मैंने आपको बताया था ना, बहुकोशिकीय में क्या होता है, विकास के लिए अर्धसूत्री विभाजन होता है जिससे उनके आकार में वृद्धि होती है। तो अलैंगिक जनन में अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है। दूसरा पॉइंट है आपका, इस जनन की निरंतरता से संतति दुर्बल होती जाती है। इस जनन से जो संतति है वो क्या होती जाती है? वीक होती जाती है। थर्ड पॉइंट है आपका, संतति जीवों में कई नए लक्षण उत्पन्न नहीं होते हैं। मतलब जो आपके मैंने बताया था ना, क्योंकि अलैंगिक जनन में जैसा हमारा जनक है वैसे ही हमारे जो संतानें उत्पन्न होंगी वो भी वैसी ही होंगी, उनमें कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा, वैसे का वैसे ही आपको दिखाई देगा। तो जो उनके नए लक्षण हैं वो हमको नहीं दिखाई देते हैं क्योंकि वो उत्पन्न ही नहीं होते हैं अलैंगिक जनन में। ठीक है, लेकिन अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन में जब आप डिफरेंस पढ़ोगे तो आप समझोगे कि लैंगिक जनन में नए लक्षण भी दिखाई देते हैं। जैसे ज़रूरी नहीं है कि आपके पापा मम्मी किसान हैं तो आप भी किसान ही हो, मतलब जो उनके लक्षण हैं अगर वो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आप भी उतनी ही मेहनत करो। लेकिन हमारे जो अलैंगिक हैं उनमें चाहे उनका आकार हो चाहे उनके जो आनुवंशिकी लक्षण हो वह समान रूप से दिखाई देते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक छोटी सी वीडियो में आपको बताया कि क्या इनके एडवांटेज हैं अलैंगिक जनन के और क्या इनकी डिसएडवांटेज हैं। तो इसको आपको लिखना है और जो भी पॉइंट आपको नहीं समझ में आया है आप कमेंट करके बता सकते हैं और नेक्स्ट क्लास में मैं उसको क्लियर करने की कोशिश करूँगी।